चलो शल वी स्टार्ट, शुरू करें हम। ओके चलें। अच्छा, टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। पहले माइटोसिस एंड देन फिर मियोसिस पे जाएंगे हम, सही है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब सेल साइकिल है क्या। क्योंकि देखिए माइटोसिस मियोसिस तो चलो डिवीजन ऑफ सेल है, उससे पहले आपके पास सेल क्या करता है, प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अच्छे से, और क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं IMAT के पेपर में। सबसे पहले तो देखिए सेल साइकिल का मतलब होता है, एक साइकिल का मतलब क्या है, सीरीज़ ऑफ इवेंट जो कि रिपीटेड मैनर के अंदर हो रहे हों। ऐसा ही है, साइकिल कैसे बोलेंगे हम लोग, कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट अच्छा, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल इट्स अ सीरीज़ ऑफ इवेंट कि एक के बाद एक चीज़ हो रही है। अ सेल अंडरगोज अ सेल साइकिल, जब उसे डिवाइड करना होता है ड्यूरिंग डिवीजन, सेल एक सेल साइकिल में जाता है जहाँ पे उसकी डिवीजन होती है। डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक सेल से यहाँ पे 2 सेल्स बन गए, ठीक है, तो ये सेल डिवीजन कहलाती है। जिस स्टेप्स को ये फॉलो करेगा, जिस सीरीज़ ऑफ इवेंट को ये फॉलो करेगा, वो सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में सेल डिवाइड करता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि सेल डिवाइड कर रहा है, ओके। अब इस सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 2 फेसेस में। सेल साइकिल को हम 2 फेसेस में डिवाइड करते हैं। पहला है आपके पास प्रिपरेटरी फेस, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, और दूसरा कहलाता है एम फेस, जिसे हम माइटोटिक फेस भी कहते हैं। इंटरफेस क्या है, इसे हम प्रिपरेशन या फिर प्रिपरेटरी फेस कहते हैं। इस फेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, पहले आप अपना लगेज वगैरह पैक करोगे, आप उस ट्रिप की प्लानिंग करोगे, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे। उसी तरीके से जब सेल डिवाइड करता है तो एक्चुअल डिवीजन से पहले सेल प्रिपेयर करता है। और आपको पता है सेल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है 2 दिनों की, लेकिन आप उसके लिए 4-5 दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो जो प्लानिंग, तो सेल का भी ऐसा ही है। ट्रिप यानी कि डिवीज़न तो सिर्फ बहुत कम टाइम स्पेंड की है, लेकिन उसके लिए उससे ज़्यादा टाइम सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेल साइकिल, एक सेल जनरली 24 आवर लेता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। उसमें से 23 आवर्स वो इंटरफेस में रहेगा और सिर्फ 1 घंटे में वो एम फेस में जाके डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम स्पेंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और एम फेस को हम माइटोटिक फेस कहते हैं, इसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करना होता है। तो 90% ऑफ सेल साइकिल कंसिस्ट करती है किस पे, इंटरफेस पे, ठीक है। अब इंटरफेस के 3 फर्दर हमने इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इंटरफेस में पहले आता है G1 फेस, फिर है S फेस, और फिर है G2 फेस। ये जो G है इट्स फॉर गैप 1 फेस, ये है गैप 2 फेस, ठीक है। S फेस क्या है, S फेस को हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझनी इम्पोर्टेंट है कि जो G1 फेस है आपका, अगर आप इसको एक्चुअल में साइकिल की फॉर्म में देखेंगे, अगर आप इस पिक्चर में देखें, जो आपके पास सेल डिवीज़न है वो शुरू कहाँ से हो रही है, वो शुरू हो रही है G1 फेस से, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, साइकिल शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये साइकिल यहाँ पे शुरू हुई, इस फेस में सेल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है।
फिर एस फेस आया, ये एस फेस है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये एस फेस है। एस फेस में क्या होता है, एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है। और फिर सेल जाता है G2 फेस में, यहाँ पे भी सेल क्या करता है, ग्रो करता है। अब सेल ग्रोथ से मुराद क्या है, सेल ग्रोथ से रिलेटेड जैसे कि एंजाइम का बनना, नया प्रोटीन बनता है, फिर आपके पास जो ऑर्गेनल्स हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेल ग्रोथ में होती है। सेल की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है G1 और G2 फेस में। तो ये पूरा क्या कहलाता है, इस पूरे को हम कहेंगे इंटरफेस। उसके बाद आता है आपके पास क्या, या मतलब देखिए ये पूरी ये एक साइकिल है, इसमें ये 90% पार्ट जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है ये इंटरफेस है, बाकी थोड़ा सा पार्ट जो है ये 1/4 भी नहीं है साइकिल का, ठीक है। वो पार्ट क्या है, वो आपका सेल साइकिल का एम फेस है। फिर एम फेस में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं वो साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाना ये चाह रही थी कि अगर आप देखें जो G1 फेस है, एक सेल है आपके पास, तो वो उसने डिवीज़न की और एक नया आपके पास साइकिल शुरू हो रहा है G1 फेस से, ठीक है। तो G1 फेस तो आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि ये क्या G1 फेस प्री माइटोटिक फेस है या पोस्ट माइटोटिक फेस। प्री माइटोटिक फेज है। देखें उसने एक डिवीज़न कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद G1 फेस हो रहा है जब वो सेकंड डिवीज़न कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये माइटोसिस एक बार ही हो चुका है जब भी, तो ये माइटोसिस के बाद सेल दोबारा से अगर डिवाइड करे G1 फेस क्या हुआ, प्री हुआ, पोस्ट हुआ। देखो G2 फेस जो है वो माइटोसिस से पहले हो रहा है, और पहले के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्री का। तो G2 फेस हुआ ना प्री माइटोटिक फेस तो, ठीक है। और G1 फेस क्या कहलाएगा, पोस्ट माइटोटिक फेस, ठीक है। G1 फेस है आपके पास पोस्ट माइटोटिक फेस और G2 फेस है प्री माइटोटिक फेस, ये याद रखना है आपने। दोबारा से आ जाता है हमारे पास ये रहा G1 फेस, एस फेस, G2 फेस। अब G1 फेस जो है ये आपके पास यहाँ पे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक दोनों में, पूरे इंटरफेस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अपनी पीक पे होगा, ठीक है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी G1 फेस, और G2 फेस में क्या हो रहा होगा, सेल ग्रोथ हो रही है। और एस फेस में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास IMAT में पूछा गया है, पास्ट पेपर में ये सवाल आया हुआ है, और टोल के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एस फेस में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। या फिर ये पूछेगा कि डीएनए सिंथेसिस कौन से फेस में हो रहा है सेल डिवीजन के, तो एस फेस में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद G1 फेस जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेस कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि एस फेस में क्या होना है, डीएनए का सिंथेसाइज होना है, डीएनए को सिंथेसाइज होना है, नया डीएनए बनेगा, तो G1 फेस में उसकी तैयारी भी होती है। जैसे डीएनए के जो सब यूनिट्स हैं वो उसकी अरेंजमेंट होती है, उसका सिंथेसिस होता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं G1 फेस में, ठीक है। उसके बाद G2 फेस जो है यानी कि सेल डिवीजन हो गया, सेल ड्यूप्लिकेशन हो गई। डीएनए सिंथेसिस को मैं डीएनए ड्यूप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकती हूँ। उसके बाद आता है G2 फेस। G2 फेस कहलाएगा क्या, प्री माइटोटिक फेस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एनर्जी स्टोर होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एम फेस जो है जब सेल डिवाइड करता है तो इसमें ATP चाहिए होता है, इसमें ATP चाहिए होता है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होती है कहाँ पे,
G2 फेस में। उसके बाद G2 फेस में आपके पास RNA सिंथेसिस होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं वो डिवाइड करता है, और जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं। स्पिंडल फाइबर कौन से साइटोस्केलेटन से बना हुआ है? माइक्रोफिलामेंट। हमने ये चीज़ पढ़ी थी राइट लास्ट टाइम, रिमेंबर? तो आपने कहा है कि माइक्रोफिलामेंट्स। जी मैम। एक सेकेंड, मैम माइक्रोफिलामेंट से है। मुझे आपको एक और चीज़ भी दिखानी थी। ठीक है। Where is it? अच्छा खैर, ये रहा। हाँ जी, तो आपका जो स्पिंडल फाइबर है जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? जी मैम। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और ये जाके अटैच कहाँ पे होगा? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, जो प्रोटीन है काइनेटोकोर, उस पे, ठीक है। और ये बनावा किससे होता है? तो ये माइक्रोफिलामेंट कैसे हुआ? टिब्यूल हुआ ना? हाँ ठीक है मैम। ठीक है, टिब्यूलिन प्रोटीन इसके इसमें होता है, ठीक है। तो नॉट माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोटिब्यूल्स। आपने याद रखना है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोटिब्यूल से बना होता है। और इस माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम होता है? जो आपके पास एमेबॉइड मूवमेंट होती है, जो साइक्लोसिस होता है, जो सेल स्ट्रीमिंग होती है, वो माइक्रोफिलामेंट से होती है, कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो ये फुल वो बनाने के टाइम का काम आता है, यानी वो साइटोजेनेसिस में माइक्रोफिलामेंट काम आता है, तो वो समझ क्या एग्जैक्टली। और हमने पढ़ा था कि प्लांट में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं फॉर्म होते। लेकिन असल में बात ये होती है कि प्लांट में स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होता है, एस्टर्स एक और तरीके का माइक्रोट्यूब्यूल होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू, अगर आपने ग्रुप चेक किया हो तो वहाँ पे ये बात क्लियर की थी मैंने। खैर वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं इस पॉइंट जो मैंने अभी कहा है उसको क्लियर करने के लिए। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं हमारे पास। तो RNA सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये इस फेस में, G2 फेस में होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ये आपके पास हो गए इंटरफेस। इंटरफेस में कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब क्या होता है, कोई कोई सेल्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर बर्थ सेल डिवीजन, सेल साइकिल में नहीं जाते कभी भी, तो वो एक रेस्टिंग फेस में चले जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? जी नॉट फेस या G0 फेस, ठीक है। ये आपके पास एग्जिट फेस है। इस जब एक सेल G0 फेस में जाता है तो ये कुछ दिनों के लिए जा सकता है या फिर हमेशा के लिए भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यूरॉन का एग्ज़ाम्पल लो, तो न्यूरॉन जो है वो G0 फेस में आफ्टर बर्थ न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते। न्यूरॉन ग्रो करता है लेकिन नया न्यूरॉन नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो G0 फेस के अंदर दे गो इनटू G0 फेस फॉरएवर।
इसी तरीके से जो आपके पास न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल हो गया, आई लेंस में जो सेल होता है, ये सेल्स भी डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास था इंटरफेस। अब हम आते हैं माइटोटिक फेज पे, ठीक है। माइटोटिक फेज में आप माइटोसिस पढ़ते हैं और मियोसिस पढ़ते हैं। माइटोसिस जो है, अगर आप स्पेसिफिकली माइटोसिस की बात करें तो ये किस में होता है, ये सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होता है, अदर देन गैमेट्स आपके पास जितना भी सेल है वो सोमैटिक सेल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके बाल, स्किन, कोई भी ऑर्गन है, गैमेट के अलावा जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, इनके अलावा जितना भी सेल है बॉडी में वो क्या कहलाएगा, सोमैटिक सेल, ठीक है। और सोमैटिक सेल की ख़ास बात ये होती है कि ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स क्रोमोसोम होंगे इसमें, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, एक ही बात है, ठीक है। जबकि गैमेट्स में क्या होता है, गैमेट्स हेप्लॉइड होते हैं, ऐसे मैं n से रिप्रेजेंट करूँगी, डिप्लॉयड यानी कि 2n लिखने का तरीका है, ठीक है। इसमें टोटल क्रोमोसोम ही कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होता है। तो गैमेट्स के अंदर जो डिवीजन होती है एम फेज में वो कौन सी होती है, वो मियोसिस होती है, ठीक है। तो माइटोसिस मियोसिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस जो है, मैंने अभी बताया, ये सोमैटिक सेल्स में होता है, और मियोसिस मियोसिस जो है वो गैमेट्स में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पर्म एंड ओवम जब मिलेंगे तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, और आपके पास जायगोट बनेगा। तो यानी कि स्पर्म एंड ओवम दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। जब यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हुई तो इन्होंने बनाया जायगोट। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि गैमेट्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो क्या आप जायगोट में यहाँ पे मियोसिस होगा, क्यों नहीं, मतलब फिर गैमेट्स में अच्छा, आप कह रहे हैं जायगोट जो है वो सोमैटिक सेल है क्योंकि इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इसमें तो माइटोसिस होगा। चलें, ठीक है, सही है, ये लॉजिक भी ठीक है। देखें, ऐसा ही है क्योंकि जायगोट आपके पास चलो सिंगल सेल है लेकिन डिप्लॉयड है, सोमैटिक सेल है आपके पास, इसमें क्या होगी, डिवीजन। अच्छा, एक सवाल ये भी है, इस क्वेश्चन में दोबारा से वापस आता है कि गैमेट्स में मियोसिस कैसे होता है, लेकिन उससे पहले माइटोसिस जब होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो उस माइटोसिस का एक स्पेसिफिक नाम है, उसे आप क्या कहेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, क्लीवेज एक तरीके का माइटोसिस जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें सेल की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है लेकिन जो सेल की साइज़ है वो एक टाइम तक उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आता, ठीक है। तो सेल उतनी ही स्पेस, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, तो इसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। कमिंग बैक जी, 32 सेल स्टेट तक क्लीवेज चल रहे हैं कि 16 सेल स्टेट तक? नहीं, देखिए, अब जायगोट आपके पास क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जब जायगोट अब यहाँ पे डिवाइड करेगा तो पहले आपके पास 8 सेल स्टेज बनती है जिसे आप मॉर्यूला कहते हैं, ठीक है। फिर आगे ब्लास्ट्यूला बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्ट्यूला इज कॉल्ड एज ब्लास्ट्यूलेशन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला जब बनता है तो उसे हम गैस्ट्रूलेशन कहते हैं,
अब यहाँ पे ये डिफरेंट सेल्स होते हैं। मोरिला के अंदर 8 to 16 सेल्स होते हैं, फिर ब्लास्टुला में पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है। और जायगोट खुद क्या है, ये खुद एक सेल है, लेकिन कैसा, डिप्लॉइड। जी ये भी सारे क्या होंगे, ये सब डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो जर्म लेयर्स आपके पास बनती हैं, एंडोडर्म, एक्सो, ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और जो बीच वाली होती है उसे क्या कहता है, मीजोडर्म। तो ये जो जर्म लेयर्स हैं, बेसिकली गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स होती है तो गैस्ट्रुला में जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 16 सेल 8 सेल। अच्छा, अब मुझे आप यहाँ पे एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम जब कहते हैं कि गैमेट्स में जो डिवीज़न है वो मियोसिस है, कैसे, क्या ये स्टेटमेंट सही भी है? क्वेश्चन भी नहीं समझ आई, दोबारा आप बता दें। जी, क्वेश्चन दोबारा बताइए। देखें, हम कहते हैं कि गैमेट्स में जो डिवीज़न होती है वो मियोसिस होती है। जी जी मैम। कैसे मियोसिस होती है? क्योंकि गैमेट क्या है, गैमेट यानी कि मेल्स में स्पर्म, फीमेल्स में ओवम। तो यहाँ पे अब क्या, स्पर्म की जब यहाँ पे मियोसिस होगा, तो अगर मान लेते हैं अगर गैमेट्स में मियोसिस हो रहा है, अगर इस स्टेटमेंट को माने, तो जैसे अगर एग्जांपल है स्पर्म का, तो इसमें तो ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 23 का तो हाफ यहाँ पे तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं होता मियोसिस में। आपको पता है मियोसिस भी, मियोसिस का जो असल में मियोसिस जिस सेल से हो रही होती है वो भी डिप्लॉइड होता है। तो ये इस तरीके से कभी भी मियोसिस नहीं होगा। पहले 46 होता है, फिर वो 23 दो सेल बनाता है, 23 यानी कि मियोसिस, इसे हम कहते हैं मियोसिस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर दो सेल बनते हैं दोनों से, और ये 23 ये मियोसिस 2 कहलाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसा कि आपने कहा था कि जाइगोट तो डिप्लॉइड है, तो मियोसिस में भी ऐसे कभी नहीं होगा कि 23 से आगे मियोसिस हो रहा है। 23 का तो हाफ नहीं कर सकते आप। दिस इज़ मियोसिस, दिस इज़ इन मियोसिस। तो सवाल ये है कि फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि गैमेट्स में मियोसिस हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? क्योंकि इतने यूज्ड टू हो चुके हैं हम लोग, जो लिखा हुआ है बस उससे बस पढ़ लिया एंड देन दैट्स इट। बट असल में अगर आप डीप डाउन जाके देखें यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम कहें गैमेट्स में मियोसिस हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर गैमेट्स में मियोसिस होगा तो ये वाला सिचुएशन होनी चाहिए। अगर मैं स्पर्म में यहाँ पे मियोसिस करें हम, तो स्पर्म तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, उसमें आप कैसे आगे 4 सेल्स 23 के बना सकते हैं? ऐसा ही है, समझ, अब कॉन्सेप्ट समझ आया, सवाल क्लियर हुआ? जी मैम आ गई। तो इसका मतलब ये कि मियोसिस गैमेट्स में नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। हम लोग यही पढ़ाया जाता है, गैमेट्स में मियोसिस नो। असल में क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि गैमेट फॉर्मेशन जो होती है उसमें मियोसिस होता है। गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस होता है। जैसे कि स्पर्म को बनाने के लिए जो उसका पेरेंट सेल है, जिसे हम स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। इससे आपके पास 4 स्पर्म्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। इसी तरीके से oocyte होता है जो कि पेरेंट सेल है किसका, ओवम का, ये भी डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से 4 ओवम बनते हैं जो कि चारों कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। क्लियर हो गई बात? वो एक नहीं बनता। हाँ एग्जैक्टली, ओवम एक ही, oogenesis में आपके पास ऐसे, मैंने अगर आप कॉन्सेप्ट मियोसिस का लेके चलें तो आगे की बात है ना। वो तो 4 आपके पास जो है वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं, 1 ओवम बनता है। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन अगर जनरली अब मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, ओवम आपके पास 1 बनता है, ठीक है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में?
क्रॉसिंग होगा। कि जो आपके पास माइटोसिस है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। चलें, क्रॉसिंग ओवर को हटा के अगर मैं सिंपल लिख दूं कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल है वो एग्जैक्ट कॉपी है किसकी? पेरेंट सेल की। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर से ही तो वेरिएशन आती है। अब क्योंकि मियोसिस में आपके पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या, ये हम जब मियोसिस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे अगर अभी के लिए मैं बताऊं तो क्रॉसिंग ओवर आपके पास जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान में ये जो एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर होता है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में होता है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है ये हम मियोसिस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है और इस वजह से जो डॉटर सेल है, चारों डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वो पेरेंट सेल भी डिफरेंट पेरेंट सेल से भी डिफरेंट होंगे और वो एक दूसरे से भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलें, ये हो गया। इसके अलावा कोई डिफरेंस माइटोसिस मियोसिस में कि मियोसिस जो है वो आपके पास जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन या फिर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, जबकि माइटोसिस जो है वो आपके पास सेल ग्रोथ करवानी है आपको, या फिर फॉर एग्जांपल कि कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ पे पुराने सेल्स जो हैं वो क्या होंगे, वहाँ से हट जाएंगे और रिपेरेशन, बेसिकली जो रिपेयर ऑफ वियर एंड टियर जो है वो माइटोसिस में होता है, ठीक है। ग्रोथ जो है, इंसान की हाइट बढ़ रही है, ये बोन की ग्रोथ हो रही है, मसल्स बढ़ रहे हैं, तो वो उसमें माइटोसिस है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नंबर ऑफ सेल्स है। हाँ एग्जैक्टली। exactly. हाँ, आपके पास जो माइटोसिस है उसमें पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? तो इसमें दो पॉइंट्स है। पहली बात ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, दूसरी बात ये जो डॉटर क्रोमोसोम है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में आपके पास पेरेंट सेल जो है वो खुद तो क्या है, वो खुद डिप्लॉयड है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है इसके पास। लेकिन जब आपके पास ये मियोसिस करेगा तो आपके पास पहले दो सेल्स बनेंगे, इसे आप मियोसिस 1 कहते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम मियोसिस 2 में। Okay, any questions so far? चलें, क्लियर हो गई ये बात मियोसिस वाला,
ठीक है। तो मेयोसिस 1 जो है ये आपके, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, जबकि मेयोसिस 2 जो है वो माइटोसिस से सिमिलर रहता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है न्यूरोटल सेल में भी। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेयोसिस 1 है ये कैसी फेस है, ये रिडक्शनल फेस है, जबकि मेयोसिस 2 जो है ये क्या है, सिमिलर टू माइटोसिस। सही है। तो ये इंट्रोडक्शन था माइटोसिस मेयोसिस का। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। तो अभी तक हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए सेल्स को, इन सब चीज़ों के लिए माइटोसिस होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, ठीक है। अब माइटोसिस के 4 फेसेस होते हैं। माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं 4 फेसेस में। सबसे पहला है आपके पास प्रोफेज, फिर है क्या, एनाफेज। जी हम उसको 2 फेजेस में नहीं डिवाइड करेंगे, कैरियो साइटोकिनेसिस। देखिए माइटोसिस जो है वो आपके पास कैरियोकाइनेसिस है एक तरीके की, क्योंकि देखिए साइटोकाइनेसिस तो दोनों में सेम हो रहा है, चाहे वो मेयोसिस हो या माइटोसिस हो। तो बेसिकली दोनों ही जो एम फेस है, ठीक है, तो माइटोसिस मेयोसिस दोनों ही कैरियोकाइनेसिस की टाइप्स हैं। साइटोकाइनेसिस तो सेम ही होगा, सेल डिवीजन में के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो माइटोसिस के 4 फेसेस हैं, सही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एम फेस के 2 फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। पर कैरियोकाइनेसिस में या तो माइटोसिस होगा या तो मेयोसिस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा फेस कौन सा है आपके पास? दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है, चौथा टीलोफेज। मेटाफेज and then telophase. Good. सबसे पहले आपके पास प्रोफेज। प्रोफेज में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो बस आपको 1-2 पॉइंट्स पे अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से माइटोसिस समझ आ जाएगा। देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है, अब नया नया सेल जो है वो इंटरफेस करके माइटोसिस में एंटर ही हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में नया डीएनए जो है, ब्लेस यू, नया डीएनए जो है वो सिंथेसाइज हुआ है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब ये क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोसोम की जो चेन होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, तो ये क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले ये जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन होती है और ये क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन कंडेंस होके, कंडेंसेशन होती है किसकी, क्रोमैटिन की, और वो क्रोमोसोम बना लेता है। और जो क्रोमोसोम है वो भी फर्दर और थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखें ये आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, मैंने बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मुझे पता लगाना है तो
हाँ सेंट्रोमेयर देखेंगे। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। अब जैसे ये एक पूरा क्रोमोसोम है, तो क्या होता है प्रोफेस में क्रोमोसोम तो बना, लेकिन फिर उसकी यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड भी लग जाती है। तो ये आपके पास अगर मैंने सिस्टर क्रोमैटिड लगा दूँ तो ये अब ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमेयर एक है। तो प्रोफेस में क्या हो रहा है भाई, डीएनए कुछ भी नहीं हुआ, डीएनए जो था वो कंडेंस हो गया ताकि डिवीजन में आसानी हो के इतना 50% एक सेल के पास जाए, 50% दूसरे के पास, और कुछ भी नहीं किया। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा विस्कस हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो ख़त्म हो गया, वो डिसअपियर हो गया। अब जैसे बैक्टीरियल सेल में आपका जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसी तरीके से हमारा जब प्रोफेज होता है तो सेल जो है वो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर हो गया। एक पॉइंट आपने जो याद रखना है वो यही है कि क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो गया। कैसे डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम है आपके पास ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से पड़े हुए हैं। अब दूसरा आपके पास स्टेप क्या है, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को एक इमेजिनरी यानी कि सेल के बिल्कुल सेंटर इक्वेटोरियल प्लेट जिसे हम कहते हैं, एक इमेजिनरी प्लेट है, ठीक है। इस पे सेल्स जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सेल्स नहीं क्रोमोसोम, ठीक है। मेटाफेज में क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम जो है एक पॉइंट में जानते सेंट्रियोल मूव कर रहा है। कौन सा सेंट्रियोल वाला, स्पिंडल बनेगा ना। हाँ आप लिख सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है बेसिकली क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का जो आप बात कर रहे हैं, जो सेंट्रियोल है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, चलें थैंक्स, कि सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं। जैसे ये सेंट्रियोल है तो ये इस यहाँ पे इस पोल पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पोल्स पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है, फिर मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होता है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर निकलता है और अटैच हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है उसने अपने आप को अलाइन कर लिया किस पे, माइटोटिक प्लेट पे। माइटोटिक प्लेट आपके पास कुछ भी नहीं है, ये कोई असल में प्लेट नहीं है, जस्ट एन इमेजिनरी प्लेट जो हम अपनी आसानी के लिए हमने नाम रख दिया इसका। इस पर क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक सेम स्ट्रेट पोजीशन में। उसके बाद क्या होता है आपके पास यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो जाके काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे सेंट्रोमेयर भी लिख सकती हूँ, और सेंट्रोमेयर के ऊपर जो प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेटोकोर स्पेसिफिकली यहाँ पे अटैच होगा क्या, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। थर्ड फेज़ आपके पास क्या है, थर्ड फेज़ है एनाफेज। अच्छा अगर इन चारों फेजेस में अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर देखना है ना पूरे सेल का, क्रोमोसोम का, तो आप मेटाफेज में देखेंगे, ठीक है। आपको क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं किस कहाँ पे कौन सा वाला फेज़ में, प्रोफेज में, क्योंकि वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है और क्रोमैटिन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना मुश्किल है, ठीक है। और आपको जो डिवीज़न दिखेगी वो एनाफेज में दिखेगी। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, सबसे क्रिटिकल फेज़ कौन सा है, एनाफेज है। यहाँ पे अगर एक भी क्रोमैटिड इधर उधर हो गई तो आपके पास पूरा एक म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में एक्चुअल डिवीज़न होती है। क्या मतलब है डिवीज़न का, जैसे ये सेल है,
यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर थे वो अटैच हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंट्रियोल था, यहाँ से वाइट कलर में स्पिंडल फाइबर दिखाया गया है। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड से ये अलग हो गई, यानी कि जो एक्चुअल डिवीजन हो रही है वो एनाफेज में हो रही है। तो ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो जब ये, अब सवाल ये है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग कैसे होता है। जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, सिर्फ स्पिंडल फाइबर का अटैच होना उन्हें अलग नहीं करता। बेसिकली स्पिंडल फाइबर श्रिंक होता है, शॉर्ट होता है, उसकी वजह से ही ये क्या हो पाता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अलग होते हैं और ये दोनों डिफरेंट पोल्स पे जाएंगे और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों पोल्स की तरफ, ठीक है। तो एनाफेज सबसे जो ब्यूटीफुल फेज टू वॉच भी इसे कहा जाता है एनाफेज को। यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट होता है। उसके बाद आता है आपके पास टीलोफेज। टीलोफेज इज़ द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी उसका बिल्कुल उल्टा कहाँ पे होगा, टीलोफेज में होगा। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ टीलोफेज क्या है, इट्स अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीअपियर होगी। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप और भी अच्छी बात है क्योंकि एनवेलप में डबल मेम्ब्रेन काउंट होती है ना न्यूक्लियस की। उसके बाद वहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन हो रही थी, यहाँ पे क्रोमोसोम हो रहा था। बेसिकली क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा था, क्रोमोसोम बना रहा था। यहाँ पे क्या होगा, डी कंडेंसेशन होगी किसकी, क्रोमोसोम की, और आपके पास वो क्रोमैटिन बना लेगा दोबारा से। तो ये टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आपके पास सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। अच्छा, ये जो क्या नाम आपका माइटोसिस है, ये ग्रोथ में, रिपेयर में, जो क्लोनिंग है, अच्छा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे माइटोसिस का काम होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेयोसिस की वजह से हो पाती है, ठीक है। और स्पोर्स का बनना, जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। जो रीजनरेशन होती है, जो बडिंग होती है, जो बाइनरी फिजन होता है, ये सारा का सारा क्या है, माइटोसिस है। जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। तो हमारा ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम माइटोसिस के हवाले से कोई सवाल है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मेयोसिस। लेट मी जस्ट सी, ठीक है।